हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। क्लैट खत्म हो चुका है लेकिन एलेट का एग्ज़ाम बाकी है, संडे को है। और मुझे उम्मीद है कि जितनी मेहनत आपने क्लैट में की थी उतनी ही लगन और सिंसियरिटी आप एलेट में भी दिखाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज को केटर करता है। एनएलयू दिल्ली इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस इन दिस कंट्री, सो यू नीड टू बी एज सिंसियर एंड डेडिकेटेड एज यू वर इन क्लैट। ठीक है। खैर, एग्ज़ाम से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इस सेशन में हम डूज़ पे ध्यान देंगे। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर सपोज्ड टू डू, दैट यू हैव टू डू, ज़रूरी है ये। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला डू, अटेम्प्ट ओनली समथिंग दैट यू कैन जस्टिफाई इन 15 टू 25 सेकंड। सिंपल भाषा में 150 क्वेश्चंस हैं एलेट में, 120 मिनट हैं, मतलब क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और टाइम कम है ना? और एलेट का पेपर रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होता है, मतलब क्लैट के मुकाबले एलेट का पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि रीज़निंग बहुत ज़्यादा होती है। 70 मार्क्स का सिर्फ लॉजिकल रीज़निंग है। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं, ईगो का मसला बना लेते हैं, 150 में से 150 अटेम्प्ट करने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। जिस भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 कट जाएगा अगर आप ज़्यादा ओवर एम्बिशियस या इगोटिस्टिकल हो जाएँगे तो। एंड rather than gaining marks, you'd end up losing a lot of marks, which is not ideal. आप बहुत सारी रैंक्स पीछे आ जाएँगे। इसलिए वो क्वेश्चन जिसे आप 15 से 25 सेकंड में कर सकते हैं, वही अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आपने टाइम लगाया तो द पॉसिबिलिटीज़ कि शायद वो क्वेश्चन आपको नहीं आता या शायद वो क्वेश्चन आप उस समय नहीं कर सकते। तो 15 से 25 सेकंड में जो क्वेश्चन आपसे होता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। रिटर्न टू इट व्हेन यू हैव टाइम। अगर होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो वापस से रिविज़िट कर लीजिए। शायद एक कामर माइंड से जब आप उस क्वेश्चन को टैकल करें तो हो सकता है आंसर भी आ जाए। लेकिन उस मोमेंट पे आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है? तो ये है पहला डू जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा डू, मार्क ओनली आफ्टर एलिमिनेटिंग एटलीस्ट 2। अब देखो, रीज़निंग, लाइक आई सेड, द पेपर इज अबाउट रीजनिंग, 70 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में लीगल रीजनिंग भी शामिल है। हालांकि लीगल रीजनिंग उस तरीके से नहीं आती जिस तरीके से क्लैट में पूछी जाती है, लेकिन अगर वो आ भी जाती है तो वो जस्टिफाइड है ना? बिकॉज दे गिव यू अ प्रिंसिपल और दे डिस्क्राइब यू अ प्रिंसिपल embodied in a certain story, and then they give you another factual scenario जहाँ पे वो प्रिंसिपल के एप्लीकेशन को आपसे पूछेंगे होता है या नहीं। ये लीगल रीजनिंग ही है, ये लॉजिकल रीजनिंग ही है। अब उसमें एक लीगल प्रेमाइज़ अगर उन्होंने ऐड कर दिया है तो उसका नेचर चेंज नहीं हो जाता, इट स्टिल रिमेन्स रीज़निंग, है ना? और बस लॉजिकल रीज़निंग का भी पार्ट है वो। इनफैक्ट मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके लॉजिकल रीज़निंग के किसी एक उसमें पार्ट में या एक पर्टिकुलर टाइप में फिट हो जाते हैं, है ना? तो आपको क्या करना है कि एलिमिनेशन के साथ इस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। एनीवे, एलिमिनेशन इज द स्मार्टेस्ट वे टू टैकल लॉजिकल रीजनिंग, राइट? तो एलिमिनेटिंग आफ्टर 2 ऑप्शन आप सही आंसर की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्राई चूजिंग द ऑप्शंस व्हिच आर इनकरेक्ट, जो हो ही नहीं सकते सही, और उनको काटने के बाद आप सही ऑप्शन ढूंढे। सही ऑप्शन ढूंढना मत शुरू कीजिए, गलत ऑप्शन ढूंढिए। ये एलेट को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि 70 मार्क्स का लॉजिकल ही लॉजिकल है। ठीक है? तो जो सबसे बड़ा सेक्शन है उसमें आप गलत ऑप्शन को ढूँढ के पहले ही उन्हें काट दीजिए, और अगर सारे ही गलत कट जाते हैं, एक जो बचेगा वो जनरली सही होगा। अगर 2 बचते हैं तो उनमें से देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबल लॉजिकल डिडक्शन क्या होगा, वो तो आपको आता ही है। ठीक है? डोंट स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ करेक्ट आंसर स्ट्रेट अवे। सर्च फॉर एन इनकरेक्ट ऑप्शन, एलिमिनेट इट एंड देन शेप आउट द करेक्ट वन। दैट इज़ हाउ यू अटेम्प्ट। ये बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है? थर्ड डू जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है कि जीके क्वेश्चंस को 2 बार पढ़िए। इसका कारण है कि जीके जो है एलिट में वो मेजरली फैक्चुअल है ना? और कई बार जो गलती होती है वो जल्दी-जल्दी पढ़ने में या टाइम को मैनेज करने में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाती है। जब आप जीके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आंसर आप समझदारी से चुनते हैं। एलिट में एनीवे एक्यूरेसी रिवॉर्ड होती है ना? ईगो नहीं रिवॉर्ड होता। और इसीलिए यू नीड टू बी एज एक्यूरेट एज यू कैन बी, और एक्यूरेसी के लिए ज़रूरी है दैट यू रीड अ क्वेश्चन प्रॉपरली प्रॉपरली ट्वाइस, ताकि आप कुछ गलत ना सोच बैठें, ताकि आप कोई गलत आंसर ना चुन लें। तो जीके के दौरान केयरफुल रहिए, किसी गलत फैक्ट को
कनेक्ट करके गलत ऑप्शन चुनना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है व्हेन द क्वेश्चंस आर इन अ मैनर ऑफ अ ट्रिविया। तो इसीलिए चूज़ वाइज़ली, रीड अ क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर अटेम्प्टिंग इट। ये जीके का रूल है। चौथा जो डू है वो है मेंटेन हार्ड स्किप रूल। अब ये बहुत मुश्किल है, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। कुछ है इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक सब में जो स्किपिंग जो है मुश्किल बना देती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए स्किपिंग इज द इजीएस्ट थिंग, है ना? तो आपको पेपर में स्किपिंग जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बिकॉज एक एक ना मन में एक पता नहीं कैसा अजीब सा इल्यूजन बना रहता है कि कोई बात नहीं, तुक्के मार देते हैं। और अगर एक बच्चा सारे 150 क्वेश्चन करे तो भले ही वो 150 क्वेश्चन उसने एक्यूरेटली नहीं किए, तुक्के में किए, फिर भी वो कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने अटेम्प्ट सारे कर दिए, उसमें कुछ तो सही निकलेंगे। अब ऐसा हो भी जाता है अक्सर, है ना? कुछ तो सही निकल ही आते हैं, लेकिन कुछ गलत भी निकल आते हैं तो नंबर कट जाते हैं, तो जितने मिले उतने कट गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए आपको ये हार्ड स्किप रूल में 25 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन पे नहीं देने हैं। अगर 25 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन पे लग गए आपके, तो आप समझ लीजिए कि भाई आप अभी डायरेक्शन को देख नहीं पा रहे, यू आर नॉट एबल टू सी डायरेक्शन एज़ ऑफ नाउ। इमीडिएटली स्किप, इमीडिएटली स्किप। इट माइट बी वेरी हार्ड फॉर सम स्टूडेंट्स, बट कुछ बच्चे जो हैं वो इसी नॉन स्किप के चक्कर में बहुत सारा टाइम खराब कर देते हैं और बहुत टाइम चला जाता है, पेपर पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, तो पेपर आप ये ना सोचें कि छोटा आएगा, भले ही उसमें पैसेजेस नहीं होते, लेकिन कई बार क्वेश्चंस ही अपने आप में इतने लेंथी होते हैं कि वो पैसेजेस जैसे दिखते हैं। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट एलिट। एलिट नेवर फेल्स टू सरप्राइज यू। कुछ ना कुछ ऐसा आता है उसमें जो ओवरली डिफिकल्ट होता है, जो एक एवरेज बच्चा बहुत मुश्किल से जिसमें स्कोर कर पाएगा। इसीलिए आप स्किप कर दें 25 सेकंड से ऊपर अगर क्वेश्चन टाइम ले रहा है, क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं नजर आ रहा है। 25 सेकंड के अंदर अंदर डायरेक्शन नजर आ जाता है, मतलब क्वेश्चन किस डायरेक्शन में है, किस लॉजिक की तरफ आपको जाना है, क्या आंसर हो सकता है। इट इज नॉट अ वेरी मतलब टू टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है ये। तो अगर उसमें टाइम लग गया है तो मतलब डायरेक्शन नहीं है, मतलब आप लॉस्ट हो रहे हैं, आप लूज कर रहे हैं ट्रैक को। इससे पहले कि आप बिल्कुल ही लूज कर दें ट्रैक को, सारा टाइम उसी क्वेश्चन को पॉन्डर करने में, पैनिक में लगा दें, तुरंत स्किप कर दीजिए। बिफोर योर ब्रेन स्टार्ट्स टू रियली कैप्चर और रियली गेट स्टार्ट्स पैनिकिंग ओवर द फैक्ट कि अरे क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप तुरंत स्किप करो, आगे बढ़ो। फिर से रिविजिट कर लेना बाद में, हो सकता है डायरेक्शन दिख जाए, हो सकता है आंसर आ जाए। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ भी सकते हैं, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। इनफैक्ट लीविंग अ क्वेश्चन इज बेटर देन अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन विच यू आर नॉट श्योर ऑफ। उसे छोड़ देना बेहतर है, बेहतर है। खैर, चौथा, पांचवा रूल, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से शुरू कीजिए। स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। 3 सेक्शंस हैं, जीके है, इंग्लिश है और लॉजिकल है। तो आप मोमेंटम एलिट में सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका एक मतलब आपकी शुरुआत धमाकेदार और ज़बरदस्त हुई है, तो द पॉसिबिलिटी इज़ कि वही मोमेंटम एंड तक चलेगा और वही बेनिफिट आपके बाकी बाकी दूसरे सेक्शंस में भी मिलेगा आपको। इसीलिए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से शुरू करें, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो एक ही ऐसी टेरिटोरी को एंटर करता है जिससे वो काफ़ी फेमिलियर है, जिसमें वो बहुत कंफर्टेबल है। और वार्म अप में जब आप अपने कंफर्ट जोन से शुरू करते हैं तो आप बहुत अच्छा आगे परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से शुरू करें, कोई भी हो, वो लॉजिकल भी है। अगर आपको लगता है कि आप लॉजिकल में सबसे अच्छे हैं तो आप लॉजिकल शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट स्टार्ट विथ समथिंग दैट यू आर रियली गुड एट अमंग दीज 3 सेक्शंस, है ना? दिस वुड गिव योर ब्रेन a proper relaxation, comfort, familiarity that it needs to boost its confidence, और अच्छे पेस से आगे बढ़ने का एक थोड़ा encouragement मिल जाएगा आपको। ओके, छठा जो डू है वो ये है कि इंग्लिश को आप सॉल्व करने से पहले स्कैन कर लें। अ क्विक इंग्लिश स्कैन बिफोर कमिटिंग टू एनीथिंग। देखो, एलेट के जो आरसीज है ना वो डिसेप्टिवली सिंपल होते हैं, वाकई। लेकिन जब आप उन्हें अटेम्प्ट करने लगते हैं तब आपको पता नहीं चलता, उसमें टाइम चला जाता है, पता नहीं कैसे होता है लेकिन ऐसा हो जाता है। तो ब्लाइंडली अगर आप जंप करते हैं उसमें, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर दें, ओवर कॉन्फिडेंस में भी टाइम चला जाता है। इसलिए यू फर्स्ट स्कैन द एंटायर सेक्शन बिफोर अटेम्प्टिंग इट।
तो इससे आप ना एक दिमाग में एक मैपिंग सी हो जाती है और उस मैपिंग से जब आप आगे बढ़ते हैं, तो टाइम खराब होने की आशंका कम हो जाती है, ठीक है? तो ये इंग्लिश में आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। 7th and one of the most when it comes to logical reasoning, especially the questions which pertain to legal, उसमें आपको माइक्रो नोट्स मेंटेन करने हैं, ठीक है? क्योंकि कई बार ना कुछ वर्ड्स होते हैं जो ट्रैप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओनली इफ और इफ दोनों बिल्कुल अलग-अलग वर्ड्स हैं। ओनली इफ इज डिफरेंट देन इफ, ठीक है? दोनों बिल्कुल अलग हैं, तो आप उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे। इफ का मतलब आपको पता है, ओनली इफ का भी आपको मतलब पता है और दोनों एक मतलब नहीं कैरी करते, दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। और रीजनिंग में ये जो है वर्ड बहुत ट्रैप क्रिएट कर देता है, तो ध्यान से पढ़िए कि इफ अकेला है या ओनली के साथ है, बिकॉज इट वुड change the entire premise and you would have to choose a different conclusion altogether। अगर इनमें से वर्ड आपने गलत पढ़ लिया तो हो सकता है गलत ही कंक्लूजन आप चुन ले, इसलिए ध्यान से देखें कि इफ अगर है तो क्या है, किसी ओनली के साथ इफ है, अकेला है, या किसी और वर्ड के साथ उसे जोड़ा गया है, एंड ट्राई फिगरिंग आउट द मीनिंग अकॉर्डिंगली। दूसरा, अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, ठीक है? अनलेस मीन्स इफ नॉट, ये नहीं तो, ये नहीं तो, ठीक है? ये होता है अनलेस का मतलब। अनलेस को बहुत ध्यान से डिसाइफर करना होता है। ज़्यादातर बच्चे अनलेस का गलत मतलब निकाल लेते हैं और उसी चक्कर में गलत कंक्लूजन भी चूज कर लेते हैं, ठीक है? तीसरा, प्रिंसिपल को सबसे ऊपर आप रखेंगे, इमोशंस में आप नहीं बहेंगे। प्रिंसिपल हैज टू टेक प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग, योर इमोशंस, योर नॉलेज, योर confidence, your opinion, everything that you might have or formed during the exam or while attempting that question has to take a back seat. The only thing that matters is the principle at hand, ठीक है? इसे ध्यान रखना है। दूसरा, फैक्ट्स लाइबिलिटी को और कंक्लूजन को डिसाइड करते हैं। फैक्ट्स डिसाइड एवरीथिंग। इमोशन, प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल तो है ही ऑब्वियसली, प्रिंसिपल और फैक्ट्स सब कुछ डिसाइड करेंगे। आपका इमोशन, आपका नॉलेज, आपकी मोरालिटी कुछ भी डिसाइड नहीं करेगी, सब कुछ फैक्ट्स डिसाइड करेंगे। और फैक्ट्स में आप प्रिंसिपल को इनकॉर्पोरेट करके कंक्लूजन निकालेंगे। दिस इज व्हाट, दीज आर द ट्रैप्स। इससे 4-5 मार्क्स बच जाएंगे अगर आपने इन सारी चीजों पे ध्यान दे दिया तो, ठीक है? आखिरी डू है, वॉच साथ में रखें, बहुत ज़रूरी है। टेबल में आप टेबल पे वॉच लेकर बैठे, क्योंकि अगर आप टाइम ब्लाइंड होकर पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। हर 20 मिनट में खुद को चेक कीजिए कि आप कितना आगे बढ़े हैं, और make sure that you know ensure that you're still on pace। This is something that needs to be taken into consideration। I mean, obviously uh, don't make that an excuse to पैनिक, बट ऑफ कोर्स आप टाइम का ध्यान ज़रूर रखें, टाइम ब्लाइंड नहीं होना है। थोड़ा-सा टाइम है और क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है? तो ये कुछ 7-8 चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान में रख लेते हैं, तो आपके मार्क्स बच जाएँगे, टाइम बच जाएगा, और जब टाइम और मार्क्स बच जाता है तो पेपर ऑटोमैटिकली अच्छा हो जाता है ना? तो सबसे पहला जो रेड फ्लैग है वो है पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। डू नॉट अटेम्प्ट 150 ऑन 150। देखो, एलिट अ में ऐसा लगता है कि भाई सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दो, मतलब सभी जगह लगता है, क्योंकि एलिट में पैसेज नहीं होते ज़्यादातर, मतलब क्वेश्चंस के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होते हैं। आप जितना ज़्यादा, अगर आपके दिमाग में है कि मैं जितने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूँगा तो मुझे मार्क्स भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर उनमें सही होने की पॉसिबिलिटी है तो गलत होने की भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपका हाई अटेम्प्ट जो है आपकी एक्यूरेसी को लो कर दे, एंड दिस कैन बी डिजास्ट्रस, स्पेशली व्हेन अ पेपर हैज़ नेगेटिव मार्किंग। तो क्वेश्चन को तब तक अटेम्प्ट ना करें जब तक आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हैं, जब तक आपको पता है कि हाँ, आंसर क्या हो सकता है, ठीक है? ईगो का मसला ना बनाएँ इसको। अगर क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग रहा है या आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दें, ये ज़्यादा समझदारी है, ओके? दूसरा, डू नॉट स्पेंड मोर देन 30 सेकंड्स ऑन एलआर पजल्स। एलआर का जो लॉजिक पजल, जो भी लॉजिकल पजल है,
किसी भी तरह का क्वेश्चन है लॉजिकल में, आप उसमें 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाएँगे। इफ इट इज़ नॉट क्रैकिंग क्विकली, यू लीव इट एंड यू कम बैक टू इट लेटर, ठीक है? ए ये अगर आप उसमें अटक गए तो फिर आप अटके ही रह जाएँगे, फिर गॉड नोज़ कितना टाइम खराब कर दें आप, है ना? तो इसीलिए उस टाइम पे उसे छोड़ दीजिए, बाद में जब आपके पास टाइम हो तो रिविज़िट द क्वेश्चन। हो सकता है कामर, मोर कंपोज़्ड माइंड से आप उस क्वेश्चन को टैकल करें तो कंक्लूजन भी निकल आए। लेकिन उस टाइम पे अगर आप नहीं उसे क्रैक कर पा रहे हैं, डायरेक्शन नहीं ढूँढ पा रहे, तो उसे छोड़ दीजिए। द पॉसिबिलिटीज़ कि उस वक़्त आपको डायरेक्शन मिलेगा भी नहीं, ओके? तीसरा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मॉक स्कोर्स को रिवाइज़ ना करें, डू नॉट रिवाइज़ मॉक स्कोर्स। देखिए सिंपल सी बात है, लास्ट डेज में जो मॉक बच्चे देते ही हैं, ऑफ कोर्स देने भी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो मॉक का जो स्कोर है ना, वो आपके फाइनल स्कोर को डिटरमाइन नहीं करता। यकीन माने, हर मॉक अलग तरीका होता है, अलग तरीके का होता है। बहुत सिंपल हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मॉक का स्कोर आई अंडरस्टैंड कि कुछ गलतियों की वजह से होता है। आप उसे एनालाइज़ कर लीजिए, देख लीजिए क्या गलतियाँ हैं, लेकिन उसे रिवाइज़ करने मत बैठिए। डोंट मेक इट योर फाइनल अ, पेपर। डू नॉट ट्रीट इट लाइक इट इज़ द फाइनल अटेम्प्ट। अरे! मैं मॉक ही नहीं कर पा रहा तो फाइनल पेपर में, ऐसा कभी नहीं होता। मॉक से कुछ भी डिटरमाइन नहीं होता एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी और आप अपनी वीकनेसेस को समझ पाएँगे, स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर पाएँगे। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी को एनालाइज़ कीजिए कि क्या मैं बेहतर कर सकता था, कौन-सी गलतियों को मैं सुधार सकता था। स्कोर पे मत चिपकिए। स्कोर को बिल्कुल एनालाइज़ मत कीजिए, ठीक है? डू नॉट, इसलिए कैलकुलेट ही मत कीजिए। बस देखिए कौन-सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन-सा क्वेश्चन गलत हुआ। नंबर मत दीजिए, जो क्वेश्चन गलत हुआ देख लीजिए क्यों गलत हुआ। बस ध्यान रख लीजिए कि चलो ये गलती मैं कर देता हूँ, इस गलती को मैं नहीं दोहराऊँगा, दैट्स इट। कितना स्कोर आया, टोटल कितना हुआ, नेगेटिव में कितने कट गए, मत करो ये, क्योंकि आप अपना कॉन्फिडेंस खो सकते हैं, है ना? तो डोंट गो ऑन टू डू दैट। टू टेक अ मॉक लाइक यू शुड टेक इट a practice test and you should only use it to practice. That's it. Do not, it is not a determination of anything. Okay. चौथा, आप जीके से शुरुआत ना करें। ये मेरा बहुत ही अ, मतलब सजेशन मानने वाले मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जीके आपको साइकोलॉजिकली फ्लैटन कर सकती है। 2-3 सवाल आपके गलत हो गए तो पूरा मोरल डाउन हो जाता है। इसलिए जीके के साथ, जीके के सेक्शन से तब तक शुरू ना करें। एलेट की बात कर रही हूँ मैं, जब तक आप बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट नहीं हैं। फ्लैट में जीके कंटेक्चुअल होती है, लेकिन यहाँ पे इट्स मोर फैक्चुअल। आपको आता है नहीं आता है, ठीक है? इसीलिए आप जीके से तब तक शुरू ना करें जब तक कि आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं है कि मेरा बढ़िया सेक्शन है, अच्छे से मैंने तैयारी कर रखी है। एंड द फैक्ट कि आप क्वेश्चन नहीं भी कर पाएंगे, इस चीज़ को आप माने कि भाई जीके अंतहीन है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, पूरी जीके हो ही नहीं सकती। इतना अथाह सागर है इंफॉर्मेशन का, व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल नेचर। सोचने वाली बात है, कितना पढ़ लोगे? तो अगर आप इस बात से खुद को टर्म्स पे ला चुके हैं, यू हैव कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि आई हैव स्टडीड एंड आई हैव आई हैव डन माय बेस्ट, आई हैव डन माय बेस्ट, और जितना कर पाऊंगा उतना कर दूंगा, जितना नहीं हुआ उतना नहीं होगा। इस बात को अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, खुद को समझा सकते हैं, तो जीके से शुरू करें, अदरवाइज जीके से शुरू ना करें। ओके, दिस इज वन थिंग दैट माइट साउंड अ लिटिल ऑफ बट इट इज ट्रू। ट्रस्ट, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस और ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये सुझाव दे रही हूँ। ओके। पांचवा, पैनिक ना करें अगर एक सेक्शन खराब हो जाता है। डू नॉट पैनिक इफ वन सेक्शन गोज बैड। देखो, एक सेक्शन पे स्ट्रगल करोगे, एक सेक्शन से रैंक या स्कोर डिटरमाइन नहीं होता। ऑफ कोर्स उससे आपके स्कोर पे असर पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसी सेक्शन को अपना फाउंडेशन बना दोगे तो क्यूमुलेटिव एफिशिएंसी सफ़र कर सकती है, ठीक है? तो अगर एक सेक्शन थोड़ा खराब हो भी गया है, तो आप बाकी सेक्शंस में अच्छा करने की कोशिश करें। खुद को समझाने की कोशिश करें, कोई बात नहीं, आगे अच्छा करूँगा, है ना? आप बिल्कुल यही सोचें। आई नो ये मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, है ना? फाइनल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को फाइनल डे पे चेंज ना करें। लास्ट मिनट एक्सपेरिमेंट, रैंक खत्म, सुइसाइड होता है। लास्ट मिनट चेंज हमेशा दिक्कत करता है, हमेशा। तो जो आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी रही है, जो आपकी मॉक को, टेस्ट को, सेक्शंस को टैकल करने की स्ट्रैटेजी रही है, इफ इट वाज वर्किंग फॉर यू, मेक श्योर दैट यू डू दैट ओनली। कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट, नया सुझाव, नया सजेशन इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इतने कम टाइम में आप उसे इनकॉर्पोरेट कर भी नहीं पाएँगे।
the chances of you failing is more likely than successfully implementing that new strategy. इसलिए डू नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू, स्टिक टू योर ओल्ड रेजिमेन, वही आपको स्कोर करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये कुछ 6-7 चीज़ें हैं जो मैं आपको 5-6 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी। इन बातों का आप ध्यान रखें, आप बहुत सारे नंबर बचा लेंगे और आप अपने पैनिक को भी नहीं खोएँगे और एग्ज़ाम अच्छा होगा। ठीक है? बाकी एग्ज़ाम के बाद एक बार मिलेंगे, एनालाइज़ करेंगे कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। तब तक आप सब अपना ख़्याल रखें। मेरी तरफ से शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अगर आपने मेहनत की है तो यकीन मानिए मेहनत आपकी ज़ाया नहीं हो सकती, कभी नहीं होती, आपकी भी नहीं होगी। अगर ये मेहनत में ईमानदारी थी तो वो ईमानदारी रिवॉर्ड होती ही है। अभी नहीं, शायद आगे, शायद कभी और, लेकिन होगी ज़रूर। है ना? मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी वेस्ट नहीं होती। तो बस अपने आप पर विश्वास करें, अपनी मेहनत पे विश्वास करें। अगर की है तो अच्छा कुछ होगा, नहीं तो कुछ और होगा, उसे देख लेंगे, है ना? टेक केयर, थैंक यू सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।